नमस्कार। विजयदशमी के मौके पर आप सबको मेरी शुभकामनाएं। एक ऐसा मौका जब हम अपने भीतर और अपने समाज में असत्य पर सत्य की जीत को मनाते हैं। तो आइए कुछ खरी खरी हो जाए। जब से हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे सामने आए हैं, एक एनालिसिस की बाढ़ आ गई है साहब, कि हिंदू वोटर को कौन और कैसे चलाता है, या हिंदुस्तान के वोटरों को कैसे कोई चलाता है। पोल पंडित्स इस पूरे मूड को भांपने में कि जनता क्या चाहती है बिल्कुल असमर्थ रहे। इस पर तो अब चर्चा करना भी अपने आप में अतिशयोक्ति होगा। लेकिन इस बात को समझने और इसे अपने जहन में बिठाने में हमें कोई भी गुरेज नहीं होना चाहिए कि आज का मतदाता दबना पसंद नहीं करता है। आज का मतदाता किसी एक जाति, किसी एक समूह, किसी एक संगठन के दबाव में दबकर जीना नहीं चाहता है। आज से 4 साल पहले बिहार विधानसभा के दौरान आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट जीत की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक स्लोगन जंगल राज, और उसने बिहार में सब कुछ पलट कर रख दिया। अगर वहां से आप देखें तो हरियाणा, जो कि एक बिल्कुल दूसरा लैंडस्केप है, यहां पर मतदाताओं ने जाट डोमिनेंस को नकारने के लिए सब कुछ कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत दी। यानी भारतीय जनता पार्टी जनता की नब्ज को समझ पा रही थी। आज अगर इसी बात को लेकर दशहरे के मौके पर आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत की जो स्पीच है आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में, उस पर आप ध्यान दें तो आपको बहुत सारी बारीकियां दिखाई देंगी और उसके आधार पर कई सारी टिप्पणियां की जा सकती हैं। आज इस मौके पर संघ के मुख्यालय में इसरो के पूर्व चीफ के राधाकृष्णन मौजूद थे। बहुत सारे जो आलोचक हैं वो कहेंगे कि उनकी मौजूदगी सिर्फ आरएसएस को लेजिटिमेसी दिलाने का एक जरिया है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसरो के पूर्व चेयरमैन की मौजूदगी पूरे साइंटिफिक मेथोडोलॉजी और साइंटिस्ट तबके को इस बात के लिए आकर्षित करेगी कि आखिरकार संघ परिवार के मुख्यालय में वो क्या कर रहे थे। ऐसे में मैं कुछ भागवत साहब की स्पीच के अंश आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से राष्ट्र प्रथम की बात को सामने रखा है वो कहीं ना कहीं दिल को छू जाती है। जैसे कि मैं उनको कोट करना चाहता हूं, देश में किस तरीके से आज विभाजन की एक राजनीति और रणनीति चल रही है, इसके संबंध में उन्होंने कहा कि ऐसे कई इंसिडेंट्स, वाक्य हैं जो आज देश में हो रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि देश में टुकड़े टुकड़े होने की फीलिंग, भावना बड़े पैमाने पर है। सरकार की नीतियां और सरकार के एक्शंस से लोग बहुत नाराज होते दिखाई दे रहे हैं। एक तबका है जो अपनी इस नाराजगी को वायलेंस यानी कि हिंसा के तौर पर सामने रख रहा है। इससे डर का माहौल तैयार किया जा रहा है। एक होलिगानिज्म है जो कि सामने रखी जा रही है, जो कि हिंदुस्तान के बुनियादी ढांचे को ढाती हुई चली जा रही है। यही वजह है कि आप पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है, यहां पर आप बहुत ही जबरदस्त हिंसक, उग्रवादी, यहां तक कि अलगावादी सेंटिमेंट्स को देख पाते हैं। केरला, तमिलनाडु, जो कि हमारे समुद्री तट इलाके हैं, यहां पर एक अलग तरीके की विभाजनकारी नीति जो कि जातीय आधार पर है और इस तरह के अन्य आधारों पर है, उसका आप प्रबल हावी होता हुआ एक चेहरा देख रहे हैं। और जब आप पूर्वांचल, जो कि बिहार से शुरू होता है, वहां से लेकर मणिपुर तक की बात करें, यानी कि उत्तर पूर्व राज्यों की बात करें, तब आपको यहां पर एक ऐसा परिचलन दिखता है जहां पर डेमोग्राफिक डिविडेंड को पूरे तरीके से बदलने की कोशिश की जा रही है। कई आलोचक ये कहेंगे कि इनमें से ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और इसीलिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। लेकिन मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। क्या बिहार के इलाकों में, पश्चिम बंगाल के इलाकों में, असम के बॉर्डर इलाकों में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बॉर्डर इलाकों में
बांग्लादेश से आए मुसलमान शरणार्थियों की संख्या अप्रत्याशित तौर पर बढ़ी नहीं है। क्या इससे डेमोग्राफिक चेंज नहीं हो रहा है? क्या यह झारखंड के विधानसभा में एक बड़ा और प्रबल मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया नहीं गया है? क्या आज अपर कास्ट जो कि झारखंड में रह रहा है वो दंगों की वजह से और मुस्लिम तथाकथित आतंक की वजह से अपने आप को घिरा हुआ महसूस नहीं कर रहा है? क्या ये जो गैर कानूनी शरणार्थी या घुसपैठ जो भारत में हो रहे हैं इसकी वजह से एक टाइम बॉम्ब नहीं है जो पूरे देश भर में विस्फोट होने की तैयारी कर रहा है? इसके साथ ही आप दूसरी तरफ देखिए मणिपुर में कुकी और मैतेई समाज के बीच जो हिंसा है उस हिंसा को बड़े पैमाने पर म्यांमार के कई संगठन आग दे रहे हैं और ये संगठन चाइना यानी कि चीन से अपना संबंध रखते हैं। क्या इसके बाद भी हमें साजिश समझ नहीं आती? जाहिर सी बात है सब कुछ समझ में आती है लेकिन हम इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं होते हैं। एक और प्रमुख बात जो मोहन भागवत साहब ने अपनी बातों में रखा, उन्होंने कहा कि भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसलिए कंपटीशन है जिसके जरिए हर पॉलिटिकल पार्टी पावर और कंट्रोल गेन करना चाहती है। लेकिन पावर की इस परस्यूट में छोटे निहित स्वार्थ, पेटी इंटरेस्ट, राष्ट्रहित, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और समरसता जो समाज में है उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। निहित स्वार्थ से ड्रिवन पॉलिटिक्स एक ऐसे डिस्ट्रक्टिव एजेंडा को सामने रखती है जिसका नाम आज बहुत ही अच्छे तरीके से इंटेलेक्चुअल्स ने ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स दे दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स ने 2010 में अरब रेवोल्यूशन को अंजाम दिया। वहां से लेकर बांग्लादेश तक पहुंच जाइए साहब, कई जगह पर रेवोल्यूशन हो चुके हैं, विद्रोह हो चुके हैं, लेकिन क्या कहीं पर भी एक स्टेबल डेमोक्रेटिक सरकार बन पाई है? और अगर नहीं बन पाई है तो इस ऑल्टरनेटिव थॉट, इस ऑल्टरनेटिव रेजोल्यूशन, इस ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का क्या मतलब है? इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि मोहन भागवत जो अपनी बातों को सामने रख रहे हैं वो वाकई में विचार योग्य है। जैसे कि उनकी यह बात कि कुछ कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि डीप स्टेट, कल्चरल मार्क्सिस्ट, ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो दुनिया भर में तमाम देशों में लोगों के दिमाग से खेलते हैं। एजुकेशनल सिस्टम, मीडिया, इंटेलेक्चुअल, जो सोसाइटी का पूरा थॉट प्रोसेस है उसको बदलने की पूरी कोशिश करते हैं और ये हर जगह पर विद्रोह या विद्रोह जैसी स्थिति पैदा करते हैं। जो पहले से विदित सोशल फॉल्ट लाइंस हैं उसको और गहरा करते हैं और एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं कि एनार्की हो, भय हो, एक दूसरे के प्रति अविश्वास हो, सरकार, सिस्टम, कानून, प्रशासन इससे नफरत हो। यह सब करने से बड़ी आसानी से कोई भी बढ़ते हुए देश की तरक्की को आप रोक सकते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हिंदुस्तान बीते 20 सालों से और खास करके बीते 12-14 सालों से लगातार तरक्की के रास्ते पर तेजी से दौड़ता हुआ आगे चल रहा है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो नहीं चाहेंगे कि आज भारत तरक्की की इस रफ्तार में तेजी से आगे बढ़े। जाहिर सी बात है उनका एजेंडा अलग हो सकता है। जैसा कि मोहन भागवत साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे देश हैं दुनिया में जो कि डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और लोगों की संवेदनाओं के नाम पर हर तरह का कुकर्म करने को तैयार होते हैं, किसी दूसरे देश पर आक्रमण करने को भी तैयार हो जाते हैं। जब अपने निहित स्वार्थ की बात आती है तब उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, फिर वो कहीं पर भी जाते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं और चले आते हैं। जाहिर सी बात है उनका इशारा कहां है हम सब जानते हैं। आज वो बात कर रहे हैं इजराइल और पैलेस्टीन के जो तमाम विवाद हैं, जो क्राइसिस है उसके बारे में, रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस के बारे में, पश्चिमी देशों की जो भूमिका है इन दोनों क्राइसिस में, उसके बारे में उनकी ये टिप्पणी बड़ी ही कारगर और सार्थक है। न हींग लगे न फिटकरी, आपकी जनता को कोई नुकसान नहीं है।
आपके आर्म्स इंडस्ट्री लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों साइड आपसे आर्म्स खरीद रही है। तेल की कीमत और तमाम अन्य चीजों पर आप नियंत्रण बनाए हुए हैं और आप लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह है पश्चिमी देशों की सोच और समझ। और ऐसे ही देशों में हमारे नेता जाकर भारतीय लोकतंत्र का माहौल मजाक बनाते हैं। ये जो तमाम कॉन्ट्रडिक्शंस की बातें मोहन भागवत साहब ने कही हैं, अगर आप इन्हें गौर से देखें तो आपको क्या ये कॉन्ट्रडिक्शंस, ये स्ट्रीक्स विपक्षी पार्टी कांग्रेस और राहुल गांधी जी में नहीं दिखाई देती? जरा सोचिए, राहुल गांधी हर मौके पर लोकसभा चुनाव के समय से लगातार कहते चले आ रहे हैं कि इस देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए। वही कास्ट सेंसस जो कि 30 साल पहले उनकी दादी यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सिरे से उसे खारिज कर दिया था। कांग्रेस पार्टी ने उसे खारिज कर दिया था। तो क्या कास्ट सेंसस की आवश्यकता आज से 30 साल पहले ज्यादा नहीं थी या आज ज्यादा है? या राहुल गांधी अचानक से जाग पड़े? अभी आपने देखा कि राहुल गांधी जी एक दलित एक्टिविस्ट के घर पर खाना बना रहे थे। दलित क्या खाते हैं उसके बारे में व्याख्यान कर रहे थे और बड़ा अच्छा वीडियो था वो। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ने इस बारे में जरा भी विचार किया कि 21% दलित आबादी हरियाणा की नहीं भूल पाई है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान जाट समुदाय ने दलित समुदाय पर किस तरह का अत्याचार ढाया था? एक तरफ आप दलित समुदाय के साथ मिलकर बैठकर खाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप दलितों के दमन और दलितों के दमनकारी लोगों को सत्ता में बिठाना चाहते हैं। करना क्या चाहते हैं आप? यह सवाल तो लाजमी है। देखिए, बड़ी अजीब स्थिति है। कोई ऐसी गैर भाजपा पार्टी नहीं है जिसने इस बात पर तकरीर सामने नहीं रखी या दलील सामने नहीं रखी कि संविधान को ताक पर रखना चाहता है आरएसएस बीजेपी कंबाइन। और हर चुनावी सभा में आपको एक संविधान का छोटा सा वर्जन, एक काली किताब दिखाई जाती है, उसे लहराया जाता है और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार संविधान को ताले में बंद कर देना चाहते हैं। लेकिन क्या कभी किसी राजनीतिक दल ने संविधान की मूल भावना की चर्चा की कि आखिरकार उसके मूल भावना में क्या क्या है और क्या हमारी राइट्स और क्या हमारी ड्यूटीज हैं? हमें यह तो बताया जाता है कि हमारा हक क्या है, लेकिन हमारी ड्यूटीज क्या हैं? हम देश के लिए क्या करें, इसके बारे में कोई चर्चा होती है क्या? दशहरे के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो बातें सामने रखी हैं वो अपने आप में सोचने वाली बात है। संविधान को लेकर उन्होंने जो कहा वो बहुत ही स्पष्ट है। कानून और संविधान सोशल डिसिप्लिन का सबसे बड़ा हथियार है। जैसे ही आप कहते हैं वी द पीपल ऑफ भारत और वी द पीपल ऑफ इंडिया, आप प्रियम्बल की पहली लाइन को पढ़ने के साथ ही अपने आप को संविधान के प्रति समर्पित कर देते हैं। जो देश में तमाम कानून हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको पूरे तरीके से फॉलो करने की जिम्मेदारी हर नागरिक की बनती है। 4 ऐसे एस्पेक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिसको अच्छे तरीके से पब्लिसाइज किया जाना चाहिए। जैसे प्रियम्बल, आप प्रियम्बल को लेकर चलिए, उसमें लिखी बातें शाश्वत है। जैसे कि संविधान एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, उसको आप तोड़ मोड़ नहीं सकते। अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, सरकारें चाहे तो कर सकती हैं और वो करती आई हैं, लेकिन संविधान की मूल भावना के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसका फंडामेंटल राइट्स जो कि आपका अधिकार है, और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। कोई नहीं कहता कि कानून का पालन एक नागरिक की प्रथम जिम्मेदारियों में से एक है। तो हम संविधान को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तमाम राजनीतिक दल संविधान के इस्तेमाल की बात करते हैं, संविधान की दुहाई देती हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन एक नागरिक की ड्यूटीज उसको बताते नहीं है। तो आप जरा समझाइए, आखिरकार यह किस तरह का दोहरापन है जो आज बड़े पैमाने पर सामने रखा जा रहा है। इसी संबंध में मोहन भागवत ने एक और बात कही जो मुझे बहुत दिल तक छू गई। उन्होंने कहा कि हर समाज, हर तबका एक दूसरे से भिन्न है और यही भारत को बताता है।
और इस भिन्नता की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर समाज को यह लगता है, हर तबके को यह लगता है, हर हिस्से को यह लगता है कि वो और उसकी जो तमाम परंपराएं हैं, उसकी जो सोच है, वो बिल्कुल सही है, उसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। ऐसे ही तो भारत बना है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर संवेदनाएं किसी एक समाज की आहत होती हैं, तो क्या दूसरे समाज को पूरे तरीके से जिम्मेदार मान लिया जाए? क्या उसका बहिष्कार कर दिया जाए? या दरअसल हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि कुछ एक लोग हैं जिनकी वजह से यह खला पैदा हुई है, पूरा समाज जिम्मेदार नहीं है, और इसलिए समाजों के बीच में वैमनस्य नहीं होना चाहिए, उन लोगों को हटाना चाहिए जो इस तरीके से खला पैदा करते हैं। ऐसे में अगर कोई आहत समाज है तो क्या उसके पास यह अधिकार है कि वो हिंसा के जरिए दूसरे समाज को, दूसरी कम्युनिटी को टारगेट करे, कानून को अपने हाथ में ले ले? जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं संभव है। किसी भी सिविल सोसाइटी में यह नहीं हो सकता। तो संविधान है, कम्युनिटी लिविंग है, एक दूसरे के साथ मिलकर बैठने की बातचीत है, जातीय आधार पर देश को बांटने से ऊपर उठने की बात है। यही सब कुछ तो हमारा संविधान है और यही सब कुछ तो हम हैं। फिर इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? जब हम ये कहते हैं, जब हम देखते हैं कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो क्या इसका यह मतलब है कि रिजर्वेशन को वहां पहुंचा दिया जाए जहां पूरा देश रिजर्वेशन पर हो जाए? या दरअसल ये कि हर दलित बच्चे को उतनी ही सुविधाएं, वैसी ही पढ़ाई, वही सब कुछ मिले जो एक सवर्ण के बच्चे को मिल रहा है, ताकि दोनों बच्चे एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर सकें? सही और उचित क्या है? इसमें कोई शक नहीं, आज हमारे देश में विभाजनकारी नीति, विभाजनकारी पॉलिटिक्स, कास्ट के आधार पर पोलराइजेशन, डिवाइसिवनेस, यह सब एक बेसिक आइडेंटिटी बन चुका है। और इसके साथ साथ हम सामाजिक आइडेंटिटी के आधार पर अपने आप को बांटने और तोड़ने के लिए तैयार बैठे। अगर ऐसा नहीं होता तो कई जगहों पर कांग्रेस सक्सेसफुल नहीं होती, तृणमूल कांग्रेस अपनी बंगाली अस्मिता को लेकर सक्सेसफुल नहीं होती, आम आदमी पार्टी दिल्ली में रेवड़ी पॉलिटिक्स को लेकर सक्सेसफुल नहीं होती, और डीएमके हिंदी विरोध और हिंदू विरोध के नाम पर अपने आप को खड़ा नहीं कर पाती। कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स मल्टीपोलर पॉलिटिकल सोसाइटी में बिल्कुल एक जरूरी चीज है, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स जब राष्ट्रहित के ऊपर पहुंच जाए तो उस पर नकेल कसने की जिम्मेदारी किसकी है? मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि हमारे देश के वोटर ये नकेल कस रहे हैं। हरियाणा इसका सबसे पहला और बड़ा एग्जाम्पल है। जब कश्मीर में भी ऐसा ही होता हुआ दिखा है, आगे भी आपको ऐसा ही होता दिखेगा। जनता पर भरोसा करना और उसके विवेक पर भरोसा करना, यह सर्वोपरि